हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएसवीसीबी में हर कदम सफलता की तरफ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे? आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं को पूरा कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी की अगर हम बात करें तो ये है संस्कृत। कैसे है, इसके पीछे भी पूरा फैक्ट है। देखिए, सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ? तो संस्कृत का, ठीक है, जिसे हम देववाणी के नाम से भी कहते हैं। जब संस्कृत में विकार उत्पन्न हुआ, अब संस्कृत में कोई विकार नहीं था, लेकिन लोगों ने क्या किया, बोलचाल की लैंग्वेज में उसे थोड़ा थोड़ा बिगाड़ना शुरू किया। तो जब संस्कृत बिगड़ी तो वो क्या बनी? पाली बनी। फिर पाली और बिगड़ करके प्राकृत बनता है। प्राकृत भाषा में और बिगड़ के वो क्या बनता है? अपभ्रंश बनता है। और जब अपभ्रंश में विकार उत्पन्न होता है तो अवहट्ट बनता है। और अवहट्ट में जब विकार उत्पन्न होता है तो किस भाषा का निर्माण होता है? यहाँ निर्माण होता है प्राचीन हिंदी का, या फिर जिसे हम प्रारंभिक हिंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी लिपि क्या है? तो लिपि इसकी देवनागरी है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? जयभट्ट। अब जयभट्ट कौन है? तो जयभट्ट एक राजा हैं प्राचीन काल के। ठीक है, जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले इनके शिलालेख में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। लिपि क्या होता है? लिपि से गांव में लिपाई बोला जाता है ना, तो लिपाई का मतलब होता है लिखना। तो यहाँ लिपि मतलब कि लिखना, ये जो अक्षर बनाए जा रहे हैं ये क्या है? ये लिपि है ना। भाषा क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं और उसी भाषा को जो हम लिखते हैं, जिस तरह से लिखते हैं, जिस आकृति में बना के लिखते हैं, तो उसे हम लिपि कहते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो इसे कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? स्टार्टिंग से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। किस में विभक्त किया गया है? पहला तो आदिकाल, ठीक है, पहला आदिकाल हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा है भक्तिकाल, भक्तिकाल। तीसरा कौन सा है? तीसरा है रीतिकाल। और चौथा है आधुनिक काल, जो अभी चला आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1850 से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य से किस काल में लिखा गया? हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल में लिखा गया। किस काल में? आदिकाल में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि है? तो ये कौन से काल के कवि हैं? ये सभी भक्ति काल के कवि है। ठीक है, किस काल के हैं? भक्ति काल के कवि हैं, संत कवि कहलाते हैं। और कबीरदास जो थे वो निर्गुण मार्गी काव्य धारा के कवि थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? ये क्रेडिट किसको मिला हुआ? ये क्रेडिट मिला हुआ है भारतेंदु हरीशचंद्र को। इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। उससे पहले हम थोड़ी सी तुलसीदास की इम्पोर्टेंट रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोग ने कई बार तुलसीदास की रचनाओं से क्वेश्चन किए हैं। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं पूरी तरह से भक्ति में डूबी हुई भक्ति में रचनाएं हैं, जैसे गीतावली हो गई, है ना। तुलसीदास जो थे वो राम के अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने रामचरितमानस लिख डाली। और उनको लगता था कि राम जी जो है वो श्री कृष्ण जो है वो राम के ही स्वरूप है, तो उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली भी लिखा। भाई राम जी के बारे में अगर लिख रहे हैं तो श्री कृष्ण के बारे में तो जाहिर सी बात है लिखेंगे। उन्होंने विनय पत्रिका लिखी, अपने प्रभु के लिए विनय पत्रिका लिखी कि उनकी विनय पत्रिका सुन करके प्रभु उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाए। ठीक, नेक्स्ट उन्होंने कौन सा लिखा? रामलला नहछू। ठीक, रामलला नहछू लिखा है, यानी कि अपने ईष्ट, अपने प्रभु श्री राम की ही बखान, उन्हीं का बड़ाई इन्होंने हमेशा किया है। फिर उन्होंने पार्वती मंगल, और ये पार्वती मंगल कौन सा है? तो श्री राम जब श्री राम और सीता जी की शादी होती है तो पार्वती जी आती है और वो क्या करती हैं, जो मंगल गीत गाती है उसी को तुलसीदास जी ने क्या किया है? रचनाओं में पिरो दिया है। ठीक, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, रामाज्ञा प्रश्न, कहीं कहीं पे प्रश्नावली भी मिलता है,
कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बरवे रामायण इन्होंने लिखा है। अगर रामचरितमानस की बात करें तो किन्होंने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। बरवे रामायण की बात करें तो किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। अगला कौन सा है? अगला है कवितावली। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं। तो सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पहला, दूसरा, दोनों में सूर जी का नाम आ रहा है, इसलिए आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। सूर सागर हो गया, सारावली हो गया, और तीसरा भी सा से ही साहित्य लहरी है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो इनकी रचनाएं थोड़ी सी फनी है ना। बकरी बिलाप के बारे में, अब कौन सी बकरी थी ना जाने, इन्होंने पाली थी या किसी की देख ली थी, बस बकरी के विलाप को इन्होंने पन्ने पे उतार दिया है। फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, लगता है विलाप से इनको कुछ ज़्यादा ही लगाव था, इसीलिए बकरी का भी विलाप लिखा और दशरथ जी का भी विलाप लिखा। बंदर सभाओं को ज़्यादा ध्यान से देखा होगा इन्होंने, इसलिए बंदर सभा के बारे में भी लिखा। विजयनी विजय बैजंती बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है। हालांकि ये सब बातें जो है बस आपको याद रखवाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही पहुँचे हुए लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जितना भी सम्मान दिया जाए इनको उतना कम है। विजय वल्लरी हो गया और नए जमाने की, ठीक है, नए जमाने की। नेक्स्ट है इनका रिपुनाष्टक, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, रिपुनाष्टक कुछ इस तरह से होगा, रिपुनाष्टक, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। भक्ति सर्वस्व हो गया, प्रेम तरंग और सतसई श्रृंगार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कैसे याद कर सकते हैं? आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि इमेजिन करिए कि उर्वशी नाम की एक नायिका थी, ठीक है। अब वो नायिका क्या होती है, वन में जाती है, भ्रमण करने के लिए वन में जाती है, तो वो देखती है कि अरे इस जंगल में तो फूल ही फूल उगे हैं। कानन का मतलब क्या होता है? जंगल होता है, कुसुम का मतलब फूल होता है। तो उसको देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि इस जंगल में फूल कैसे आ गए। फिर अचानक से उसकी मुलाकात उसके नायक से हो जाती है, यानी कि कविता के नायक से हो जाती है, और दोनों ही प्रेम पथिक, नायक और नायिका दोनों ही प्रेम पथिक बनते हैं और प्रेम पूर्वक अपने प्रेम राज्य में राज्य करने लगते हैं। लेकिन जब उर्वशी अपने राज्य को छोड़ करके जाती है तब उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, और जो खुशी के आंसू हैं वो झरने के समान लहर बन करके कामायनी रूपी तालाब में पूरी तरह से विलीन हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन? उद्दंड मार्तंड, ठीक है, उद्दंड मार्तंड। इतना बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि आप बड़े से बड़े लेवल का, छोटे से छोटे लेवल का अगर एग्जाम उठा के देख लेंगे, पेपर देख लेंगे उठा के, आपको ये क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। उद्दंड मार्तंड जो है वो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी भाषा से, संस्कृत, तमिल या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? तो हिंदी, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये संविधान में सम्मिलित की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं सूर सागर के रचयिता, अभी जस्ट मैंने बताया है कौन है, सूरदास है ना। अगला हम देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन है मधुशाला। अब मधुशाला के लेखक को कौन नहीं जानता है कि हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला के लेखक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये छूट रहे थे भाई, इनको भी हम कर लेते हैं क्योंकि इनसे भी आयोग कई बार क्वेश्चन पूछता है। इनकी कौन सी रचना है? अब सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला याद इस तरह से आप रख सकते हैं कि ये जैसे निराले थे ना, निराला इनका नाम था, उसी तरह से ये निराला भी, निराले थे भी। अब इनको एक बार इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम ईश्वर को, राम जी को प्राप्त करें। तो राम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इन्होंने किसको याद किया? तुलसीदास जी को याद किया। फिर जूही की कली से इन्होंने बड़ी अर्चना की, बड़ी आराधना की। इनके घर में बस गीत ही गूंजने लगे, सांध्य कली तक गीत ही बस गूंजते रहते, गीतिका। और फिर और उसके बाद अंततः प्रसन्न होते हैं इनसे श्री राम जी और प्रेम रूपी अनामिका इनको अर्पण करते हैं, और इनकी यहाँ खुशियों की जो बेलाएं होती हैं उस पे नए पत्ते और अणिमा फलने फूलने लगते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। क्या आपको पता है कि चंद्रकांता के जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है देवकी नंदन खत्री, ये वही चंद्रकांता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक है
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक हम जान लेते हैं। जैसे सूरज का सातवां घोड़ा इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा है? हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा हुआ है। साकेत और जय भारत की अगर हम बात करें तो इसकी रचना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त ने दोनों की ही रचना की है। आगे देखते हैं पद्मावत। पद्मावत सब जानते हैं कि पद्मावत के रचनाकार एक ही हो सकते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट कौन से हैं? गोदान। गोदान के रचनाकार कौन से हैं? गोदान के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, और चंद्र प्रकाश यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भट्ट केदार। ठीक है, एक और आपको रचना मैं बता देती हूँ, जैसे कछुआ धर्म। ठीक है, कछुआ धर्म ये भी पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है कछुआ धर्म। और दूसरी एक रचना है मारेसी मोही कुठाऊं। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैम क्या फालतू बकवास कर रही हैं, बिल्कुल भी बकवास नहीं है, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किसने, ये कौन है इसके रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये दोनों ही के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। बाय बाय, टेक केयर।